हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के अंदर स्टूडेंट है उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हो, सोल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, ये सब्जेक्ट सभी के पास है और सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिजनेस लॉ का आपका यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी चीज़ें कवर करते हुए जितना आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सारा कंटेंट मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूँ शॉर्ट में, और सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, पूरी यूनिट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही ईजी वे में। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो पहले से मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस यूनिट को भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके भी पास ये बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है या सेमेस्टर 1 में है, वो उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। यूनिट नंबर आएगी आपकी 3, नाम है इसका इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, उससे अलग कॉन्ट्रैक्ट में गिने जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें आपका टाइप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है? तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये एक तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी होती है, वो दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को मैं तुम्हें कंपनसेट करके दूंगा, मतलब मैं उस लॉस को ठीक करके दूंगा या उसके लिए आपको पैसे वगैरह जो भी कंसिडरेशन है वो मैं दूंगा। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है, मतलब भरोसा दिलाती है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान होता है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान होता है कोई भी, तो उस नुकसान की भरपाई मैं करके दूंगा आपको। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हमें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। एग्जाम्पल है अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि ए ने बी को प्रॉमिस करा कि अगर सी ने केस फाइल करा और उसकी वजह से तुम्हें कोई भी लीगल पेनल्टी पे करनी पड़ती है तो उस पेनल्टी को मैं बियर करूंगा, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। इसमें देखिए, ए विल टर्म्ड एज इंडेमनीफायर एंड बी विल टर्म्ड एज इंडेमनिटी होल्डर। ये क्या होता है, इसमें ए जो है वो हमारा इंडेमनीफायर है और बी हैगा इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनीफायर कौन पर्सन होता है? जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो जो पर्सन ये प्रॉमिस कर रहा है वो आपका कहलाता है इंडेमनीफायर। और जिस पर्सन को प्रॉमिस करता है, मतलब अगर सामने वाली दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करा है, तो वो दूसरी पार्टी कहलाएगी आपकी इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। इंडेमनिटी इंक्लूड्स, अब इंडेमनिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। नंबर 1, ओनली एक्सप्रेस प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई। मतलब जो इंडेमनिटी का ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसके अंदर जो प्रॉमिस होना चाहिए वो एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। कोई भी इम्प्लाइड प्रॉमिस इंडेमनिटी के अंदर नहीं आएगा। एक्सप्रेस प्रॉमिस का मतलब होता है बोलकर कहा जाना चाहिए या लिख कर दिया जाना चाहिए कि हाँ, अगर तुम्हें कोई भी नुकसान होगा तो मैं बियर करूंगा, तो इस टाइप का वो इंडेमनिटी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई इम्प्लाइड, मतलब बिना बोले ही कोई इम्प्लीकेशन ऑब्लिगेशन आ जाती है इंडेमनीफाई करने की, तो वो आपकी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट है केसेस वेयर लॉस इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। क्या बोला गया है, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के अंदर आएंगे जिसमें लॉस या तो प्रोमिसर की वजह से हुआ हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो। प्रोमिसर मतलब जो पर्सन प्रोमिस कर रहा है उसकी वजह से लॉस होना चाहिए या फिर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होना चाहिए, तो वो आपका इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इट डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। नंबर 1, ए इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई, जैसा कि बताया कोई भी इम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं आएगा। उसके बाद केसेस वेयर द लॉस इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसी। क्या बोला गया है, वो केसेस भी इसके अंदर नहीं आएंगे जिसमें क्या हो, लॉस या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो या फिर जो प्रोमिसी है, मतलब जिस पर्सन को प्रॉमिस करा गया है उसकी वजह से ही उसे लॉस हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं जब वो उसे स्यू किया जाता है, मतलब उस पर केस किया जाता है, तो उसके पास क्या क्या राइट होते हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकता है जिस पर्सन को प्रॉमिस किया गया था। तो नंबर 1 आता है पहला, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस विच ही माइट हैव कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया है, अगर इंडेमनिटी होल्डर ने कौन से कोई भी डैमेजेस रिकवर करे गए हैं तो फिर उसके पास राइट है कि जो प्रोमिसर है, मतलब जिस पर्सन ने प्रॉमिस करा है उसे दूसरे वाले पर्सन को, इंडेमनिटी होल्डर को, वो सारे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू इंस्टीट्यूशन और डिफेंडिंग ऑफ सूट। कोई भी केस को, जो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे रिलेटेड किसी भी केस को डिफेंड करने के लिए या फाइल करने के लिए जो भी इंडेमनिटी होल्डर को कॉस्ट लगी होगी वो सारी कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ेगी। किसे, जो पर्सन प्रॉमिस करता है इंडेमनीफायर को, वो सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। बट द पार्टी इंडेमनीफाइड कैन नॉट रिकवर कॉस्ट व्हेन ही वाज नॉट एक्टेड एज प्रूडेंट मैन इन डिफेंडिंग द एक्शन अगेंस्ट हिम और हैज नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द इंडेमनीफायर टू डिफेंड द सूट वेयर द कॉस्ट इनकर्ड हैव बीन अनरीजनेबल इन अमाउंट। क्या बोला गया है, लेकिन ये रिकवर तभी की जा सकती है कॉस्ट अगर जो इंडेमनीफाइड है वो प्रूडेंट मैन की तरह वर्क करेगा और ऑथराइज किया जाएगा इंडेमनीफायर के द्वारा। अगर इंडेमनीफायर ने उसे मना कर रखा है कि तुम किसी भी टाइप के सूट को डिफेंड करने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करोगे, तो फिर उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगी अगर वो फिर भी पैसा खर्च कर देता है। नेक्स्ट है, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल सम पेड अंडर एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट प्रोवाइडेड दैट कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोमिसर एंड इट वाज हैज बीन मेड ऑन द बेस्ट अवेलेबल टर्म्स। प्रोमिसी मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंटली इन मेकिंग सच कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया है, इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है कि वो सभी अमाउंट को रिकवर कर पाएगा जो कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ में दिया है, मतलब किसी सूट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मतलब बातचीत करके निपटाने में जो उसने पैसा दिया है वो पैसा रिकवर कर सकता है अगर प्रॉमिसर ने, मतलब जो इंडेमनीफायर है, उसने अलाउ करा हुआ था इंडेमनिटी होल्डर को कि अगर तुम चाहो तो सूट को डिफेंड कर सकते हो, तभी वो पैसा रिकवर कर सकता है, वरना वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गए आपके राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या होते हैं, और इसी के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो खत्म हो जाता है। इतना ही कंटेंट आपको कवर करना है, आपके सिलेबस के लिए इतना ही रिलेवेंट है। ठीक है, सेकंड टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पर्सन गारंटी लेता है किसी थर्ड पार्टी के पेमेंट ना करने पर या फिर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाने पर, जब उसकी लाइबिलिटी को वो जो पर्सन है वो बियर करता है, तो इससे कहा जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये सिंपल जो आप गारंटी देते हैं एक तरीके से उसी की तरह होता है। द पर्सन हु गिव गारंटी कॉल्ड श्योरिटी। जो भी पर्सन गारंटी देता है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, वो कहलाता है आपका श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिस पर्सन के लिए गारंटी दी जाती है उसे प्रिंसिपल डेटर कहा जाता है। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। और जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आइदर रिटर्न और ओरल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो आपके दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। पर्पस क्या होता है इसका, तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर यूजुअल एंटर्ड इनटू। किस लिए दिए जाते हैं ये गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए बनाए जाते हैं, तो नंबर 1 है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच मे बी इमीडिएटली रिलेटेड टू अ मर्केंटाइल एजेंट। तो बोला गया है ऐसी किसी भी परफॉर्मेंस को क्या करना, सिक्योर करना, मतलब जिसमें आपको भरोसा ना हो जिस पर्सन के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उस पर्सन से गारंटी मांग लेते हैं कि अगर तुमने ये परफॉर्म नहीं करा तो ये चीज़ वो तुम्हारा गारंटर है उसे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर टू सिक्योर द ऑनेस्टी एंड फाइडेलिटी ऑफ समवन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सम ऑफिस। किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी और फाइडेलिटी को सिक्योर करने के लिए क्या करा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर करे जाते हैं। नेक्स्ट है टू सिक्योर समवन फ्रॉम इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ सम रॉन्ग कमिट। अब जिस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो कहीं आपको धोखा ना दे जाए, आपके साथ कुछ गलत ना कर ले, तो इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लेते हैं, मतलब किसी पर्सन की गारंटी मांगते हैं उससे, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है।
फिर आएगा इनवैलिड गारंटी क्या होती है। तो इनवैलिड गारंटी क्या होती है, फॉलोइंग इज अ फ्यू ऑफ दोज केसेस व्हेन द गारंटी गिवन बाय श्योरिटी विल बी इनवैलिड। क्या बोला गया है, कौन कौन से केसेस हैं जब आप अगर श्योरिटी गारंटी देता है तो वो इनवैलिड गारंटी मानी जाती है। नंबर 1 आता है गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, तो एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। क्या बोला गया है, अगर श्योरिटी से किसी भी टाइप से मिसरिप्रेजेंट करके गारंटी ली गई है, मतलब उसे जो चीज़ सच थी वो सच चीज़ें ना बताकर झूठी चीज़ें बताई गई हैं और उससे गारंटी ले ली गई है, तो इस केस में जो श्योरिटी की गारंटी होती है वो इनवैलिड गारंटी हो जाती है, मतलब अब वो इसके लिए लायबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। तो एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इनवैलिड। क्या बोला गया है, सेकंड टाइप की गारंटी कब इनवैलिड हो जाती है, जब जो क्रेडिटर है उसे जो श्योरिटी है उसे सारी चीज़ें बतानी चाहिए लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें छुपा लेता है जो कि मटेरियल है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ छुपाई जाती है श्योरिटी से और उससे गारंटी ले ली जाती है तो इसे कहा जाता है गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, और इस टाइप की गारंटी भी आपकी इनवैलिड गारंटी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। तो वेयर अ पर्सन गिव अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन अंटिल द अनदर पर्सन हैज ज्वाइंड इन अ को श्योरिटी, द गारंटी विल बी इनवैलिड इफ अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। क्या बोला गया है, अब किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक से ज़्यादा पर्सन की भी गारंटी ली जा सकती है, तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन के लिए गारंटी ली गई है और कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था अगर दोनों को श्योरिटी प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई भी गारंटी नहीं मानी जाएगी, और अगर कोई एक को श्योरिटी गारंटी नहीं दे पाता है किसी भी रीज़न से तो वो गारंटी को जो एक पर्सन देगा उसे इनवैलिड ही मान लिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कब कब जो आपकी गारंटी है वो इनवैलिड मान ली जाती है। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ गारंटी की गारंटी के कितने काइंड्स होते हैं। तो नंबर 1 है कि स्पेसिफिक गारंटी, नंबर 2 है कि कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक गारंटी मीन्स अ गारंटी गिवन फॉर वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एक्सटेंड ओनली टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। क्या बोला गया है, कोई भी ऐसी गारंटी जिसके अंदर जो गारंटी है वो किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए दी जाए, मतलब कोई भी एक काम करने के लिए गारंटी दी जाए कि ये काम के लिए मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो एक्सटेंड हो जाती है एक ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब जो लाइबिलिटी है वो श्योरिटी की लाइबिलिटी कम हो जाती है और शेयर हो जाती है, वो जो आपका प्रिंसिपल डेटर है उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है और शेयर हो जाती है वो श्योरिटी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट कन्फाइन टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक कंटिन्यूइंग गारंटी वो गारंटी होती है जो कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पर लगी होती है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती है, मतलब कंटिन्यूइंग में रहती है। श्योरिटी कैन फिक्स अप अ लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी एज टू टाइम और अमाउंट ऑफ गारंटी, बट श्योरिटी क्या कर सकता है, या तो टाइम से रिलेटेड कि इतने टाइम तक मैं इसके लिए गारंटी दे रहा हूँ या फिर इतनी अमाउंट तक के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कहकर उस गारंटी को लिमिट कर सकता है। When the guarantee A is continuing, one the fact that guarantee is continuing can also be ascertained from intention of parties of surrounding circumstance। ठीक है, ये हो गई आपकी दोनों टाइप की गारंटी। अब अगर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो आपकी ये कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, मतलब जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है और एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होती है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ नहीं होती है, तो वो कहलाती है आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी। इसको कैसे रिवोक करा जाता है, तो नंबर 1 है बाय नोटिस। तो अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग अप अ डिस्टिंक्ट नोटिस टू द क्रेडिटर। क्या बोला गया है, बाय नोटिस से कभी भी अगर चाहे तो श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस देकर कि अब मैं अपनी गारंटी को रिवोक करना चाहता हूँ, मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ, तो सिंपल वो क्रेडिटर को नोटिस दे दे इसके बारे में, तो वो गारंटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है बाय डेथ। तो डेथ ऑफ श्योरिटी विल ऑपरेट एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी विद रिगार्ड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज। नो नोटिस ऑफ दैट नीड टू बी गिवन टू द क्रेडिटर, हायरर ऑफ श्योरिटी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी fresh transaction entered into by creditor with the principal debtor after the death of co-surety without knowledge of such death। क्या बोला गया है, अगर श्योरिटी है जो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम एक तरीके से रिवोकेशन मान लेते हैं गारंटी का। अब उससे आगे चलकर जो श्योरिटी का कोई भी लीगल हायर है उसे ना तो आगे होने वाली किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी डिटेल देनी पड़ेगी,
मतलब गारंटी में लायबल नहीं होगा, लेकिन जो उसकी पिछली गारंटीज थी उनके लिए उसकी स्टेट मतलब उनका जो पैसा जितना वो छोड़ कर गए हैं श्योरिटी, उनका जो पैसा है वो उसके लिए लायबल होगा। अगर मरने से पहले तक कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, मरने के बाद कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए श्योरिटी या उसका लीगल हायर लायबल नहीं होगा। ठीक है, यह हो गया आपका डेथ। नेक्स्ट है आप, दो ही तरीके होंगे जिनसे आप गारंटी को ब्रेक कर सकते हैं, एक हैगा बाय नोटिस और दूसरा हैगा बाय डेथ। अब आता है आपका राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं? तो देखिए, राइट ऑफ श्योरिटी में सबसे इन्हें हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है श्योरिटी के राइट्स को, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर और अगेंस्ट द को-श्योरिटी। मतलब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट होंगे श्योरिटी के, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या होंगे और को-श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर वाले हैं। नंबर 1 है राइट टू बी सबरोगेटेड। ये क्या होता है, तो व्हेन द प्रिंसिपल डेटर हैज कमिटेड द डिफॉल्ट एंड द श्योरिटी पे द डेट टू क्रेडिटर, श्योरिटी विल स्टैंड इन द शू ऑफ द क्रेडिटर एंड विल बी इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर। ये क्या बोल रहा है कि जैसे प्रिंसिपल डेटर जब जो डेटर है वो डिफॉल्ट कर जाता है और श्योरिटी उसके बिहाफ पर पेमेंट करता है क्रेडिटर को, तो पेमेंट से पहले जो भी राइट्स क्रेडिटर के पास थे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो सारे राइट अब श्योरिटी के हो जाते हैं। मतलब श्योरिटी के अब श्योरिटी के पास एक राइट आ जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर से अमाउंट को कलेक्ट कर पाए जो उसने पे कर दिया है क्रेडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। तो इन एवरी कंट्रास्ट ऑफ गारंटी देयर इज अ इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिटी द श्योरिटी एंड द श्योरिटी इज टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर वट एवर सम ही हैज राइटफुल पेड अंडर द गारंटी बट नो सम विच ही हैड पेड रॉन्गली। क्या बोला गया है? राइट टू क्लेम इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो श्योरिटी है उसके पास राइट आ जाता है कि अगर वो कोई भी अमाउंट पे करता है गारंटी के अंदर तो प्रिंसिपल डेटर से वो उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो रीजनेबल अमाउंट है वही राइटफुल अमाउंट पे करी होगी वही रिसीव कर सकता है। कोई भी अगर रॉन्गफुल अमाउंट पे करी है या अनरीजनेबल अमाउंट पे करी है तो वो रिकवर नहीं कर सकता। तो ये दो राइट होंगे, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। फिर आता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। क्या क्या श्योरिटी के राइट्स हैं? तो नंबर 1 एक ही है इसमें, अ श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू वेदर द श्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ such security or not, and if the creditor loses or without the consent of surety part with such security, the surety is discharged to extent of the value of security. But a surety however cannot claim the benefit of security only on the payment of a part of the debt. क्या बोला गया है? अगेंस्ट द क्रेडिटर क्या राइट है कि अगर क्रेडिटर ने कोई सिक्योरिटी ले रखी है पहले से प्रिंसिपल डेटर से और उसके बाद गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो हमारा ये श्योरिटी है उसके पास राइट आ जाता है कि उतनी अमाउंट तक, उतने एक्सटेंट तक उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, उसकी लाइबिलिटी भी वेव ऑफ कर दी जाएगी। और अगर उसको बेच देता है, जो क्रेडिटर है उस सिक्योरिटी को बेच देता है और उससे उसे कोई कुछ पैसा मिल जाता है, तो उतनी अमाउंट तक उसका भी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है श्योरिटी की अगेंस्ट दी डेट। ठीक है, ये हैगा जो राइट अगेंस्ट क्रेडिटर है। नेक्स्ट हैगा राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या राइट है? तो को श्योरिटी सबसे पहले होते कौन है? तो व्हेन टू और मोर पर्सन स्टैंड एज श्योरिटीज फॉर द सेम डेट और ऑब्लिगेशन दे आर टर्म्ड एज को श्योरिटी। द पोजिशन ऑफ को श्योरिटी इज एज फॉलोज। क्या बोला गया है? दो पर्सन्स को को श्योरिटी तब बोला जाता है जब वो सेम डेट के लिए गारंटी देते हैं, तो वो आपस में को श्योरिटीज बन जाते हैं। अब क्या क्या राइट आ जाते हैं? तो को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। क्या बोला गया है? जो को श्योरिटीज हैं वो अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इक्वली अमाउंट शेयर करेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हैगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट को शेयर करा जाएगा। ये बोला जाता है को श्योरिटी के अगेंस्ट राइट आ जाता है श्योरिटी का। मतलब इक्वली अमाउंट शेयर करनी है, कोई भी एक लायबल नहीं होगा पे करने के लिए, और अगर एक पे कर भी देता है तो क्या हो जाएगा, फिर बाद में सभी से वो उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, कोई भी मना नहीं कर सकता। यही बोला गया है। देखिए, where two or more person are co-surety for the same date or duty either jointly or severally and where under the same or different contract and whether with or without the knowledge of each other, the co-surety in the absence of any contract contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or that part of it which remain unpaid by the principal debtor। वही चीज़ बोली गई है जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आएगा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। मतलब जो श्योरिटी है वो कब डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कब उसकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है, कब वो लायबल नहीं रहता डिफॉल्ट के लिए। तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 है बाय नोटिस और डेथ।
तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय नोटिस टू क्रेडिटर। सबसे पहले तो अगर श्योरिटी चाहे तो वो नोटिस दे सकता है क्रेडिटर को और अपनी गारंटी को ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा द डेथ ऑफ श्योरिटी ब्रिंग एन एंड टू द कंटिन्यूइंग गारंटी, और अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो जो श्योरिटी है उसकी डेथ हो जाने पर भी वो कंटिन्यूइंग गारंटी ख़त्म हो जाती है। और बोला है नो नोटिस ऑफ डेथ नीड टू गिवन टू क्रेडिटर, और हमें इसके लिए क्रेडिटर को उसकी डेथ का कोई नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर इज मटेरियली अल्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज एज ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट फॉर द अल्टरेशन। क्या बोला गया है, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में आपस में ही वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टरेशन कर लेते हैं, मतलब जो उनकी पहले लाइबिलिटी थी उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, कोई भी चेंज कर लेते हैं, अल्टरेशन कर लेते हैं उस एग्रीमेंट में, तो फिर जो हमारा श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब वो उस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं रहता, उसकी गारंटी खत्म हो जाती है पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ। थर्ड है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड और बाय एन एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर। द लीगल consequence which the discharge of surety on agreement will not release the other surety bound for the same debtor by a separate agreement from his engagement unless the effect of such release is adversely affected the other right to contribution। क्या बोला गया है, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर देता है या रिलीज कर देता है उसकी लाइबिलिटी से, वो मना कर देता है कि मैं तुमसे कोई अमाउंट नहीं लेना चाहता, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म होने के साथ साथ जो हमारा श्योरिटी है उसकी भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब वो भी किसी डेट के लिए लायबल नहीं रहेगा अगर हमारा डेटर ही डिस्चार्ज हो जाता है तो। ठीक है, फोर्थ है कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर। तो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच क्रेडिटर मेक अ कंपोजिशन और प्रॉमिस टू गिव टाइम टू और नॉट टू स्यू टू प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी असेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया है, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर अपने आपस में ही बातचीत करके, म्यूचुअली बातचीत करके या तो टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं, जो पीरियड था मतलब जितने टाइम में डेट वापस देना था, जो भी अमाउंट थी वो वापस देनी थी, या तो वो टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर क्रेडिटर मना कर देता है प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं लूँगा, मैं गारंटर के अगेंस्ट लूँगा, श्योरिटी के अगेंस्ट लूँगा। तो फिर ऐसा करने पर क्या होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, अब वो लायबल नहीं रहेगा इस टाइप के गारंटी में। बट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन एंड नॉट विद प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है क्रेडिटर कि हाँ मैं जो प्रिंसिपल डेटर है उसे टाइम देना चाहता हूँ, तो फिर इस केस में जो हमारा श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा अपनी लाइबिलिटी से। अगर डेटर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है टाइम देने का तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ में करता है तो डिस्चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर आएगा लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो इफ द क्रेडिटर लॉसेज ऑन विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी पार्ट ऑफ विद एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोला गया है, अगर क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी दी गई थी प्रिंसिपल डेटर के द्वारा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और अगर क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी खो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर जो हमारा श्योरिटी है वो भी उस वैल्यू तक डिस्चार्ज हो जाएगा, उतनी वैल्यू के लिए अब जो हमारा श्योरिटी है वो भी लायबल नहीं रहेगा। सिक्स है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकम इनवैलिड इफ गारंटी वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कंसीलमेंट। क्या बोला गया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब हो जाता है, जब उसमें जो गारंटी है वो फ्रॉड या कंसीलमेंट से ली गई हो। अबाउट मटेरियल फैक्ट एज डिस्कस्ड बिफोर, श्योरिटी इन सच केस विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। तो अगर कंसीलमेंट करके या फ्रॉड से ली गई है कोई भी गारंटी तो फिर इस केस में हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वाली जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिट है इसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमने ख़त्म कर लिए हैं। हमारा एक पार्ट इस चैप्टर का यूनिट का ख़त्म हो गया है। दूसरे पार्ट में कुछ इसमें एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी हैं, वो सारी भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मे भी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।